इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो बेसिकली अर्थशास्त्र हमारा वह सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उसके उपभोग के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र में हमारे देश की राष्ट्रीय आय और हमारा बेरोजगारी कैसे कम किया जाता है, आय का असमान वितरण क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। जो अर्थशास्त्रियों ने क्या करा है, परिभाषा को इसकी 4 श्रेणियों में बांटा है। तो इसकी 4 श्रेणियाँ ये हैं। पहला है वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, यानी कि धन से संबंधित डेफिनेशन है इसकी, धन संबंधी परिभाषा। इसमें कहा गया है कि जो अर्थशास्त्र है वो ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित होती है। फिर आता है वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन, यानी कि कल्याण संबंधी परिभाषा। कल्याण संबंधी परिभाषा में बोला गया है जो अर्थशास्त्र है वो आर्थिक कल्याण का अध्ययन करता है। फिर आता है स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन, दुर्लभता से संबंधित परिभाषा। इसमें बोला गया है कि जो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसका संबंध दुर्लभ साधनों के प्रबंध से है। मतलब आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाएगा वो सब इसमें बताया जाता है। फिर आता है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, यानी कि विकास संबंधी परिभाषाएं। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है। Economics is the study of those action of man which are related to the use of limited resources to satisfy unlimited need is from। अर्थशास्त्र मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन है जिनका संबंध असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से है। मतलब ये कहा गया है कि आपके पास जितनी भी अनलिमिटेड आपकी ज़रूरतें हो गई, नीड्स हो गई, उनको लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे हम पूरा करेंगे वो बताया गया है। जैसे इसका एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या बता रखा है नीचे। सबसे पहले आता है सिलेक्शन प्रॉब्लम। सिलेक्शन प्रॉब्लम में आपका एक तरफ होती है आपकी ज़रूरतें, नीड्स, दूसरी तरफ होते हैं आपके रिसोर्सेज। मतलब आपको ज़रूरत कितनी है और आपके रिसोर्सेज कितने हैं। जो नीड्स है वो अनलिमिटेड हो गई और जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। नीड्स का कोई हमारा है ही नहीं, वो असीमित चलती जा रही है ज़रूरतें। लेकिन जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास क्या है, वो एक लिमिट है, सीमित है। फिर उसके बाद आता है जो नीड्स है अनलिमिटेड है, अब उसमें डिफरेंस इन इंटेंसिटी एंड प्रेफरेंस। अब इसमें तीव्रता और वरीयता में अंतर करना पड़ता है कि हमें पहले तो ये देखना पड़ता है कौन सी ज़रूरत सबसे पहले हमको रखनी है, उसके बाद कौन सी रखनी है। हमें प्रेफरेंस देनी पड़ती है कि हर चीज़ को किस तरह से पहले हम कौन सी चीज़ करेंगे। उसके बाद जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड होते हैं, उसमें भी हमें उनको अल्टरनेटिव यूज़ यानी वैकल्पिक उपयोग करना पड़ता है कि हमारी इस ज़रूरत के लिए कौन से रिसोर्सेज का हमें यूज़ करना है। अब ये जो हमारी नीड्स हो गई, इसमें डिफरेंस इन इंटेंसिटी एंड प्रेफरेंस और रिसोर्सेज में अल्टरनेटिव यूज़ है, इन दोनों में हमारी फिर से दोबारा से क्या आती है, सिलेक्शन प्रॉब्लम इंक्रीज़ होती है। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रॉब्लम होती है उसी से हमारी राइज ऑफ इकोनॉमिक्स आती है, यानी कि हमारी अर्थशास्त्र का उदय होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, आर्थिक क्रिया। दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू द यूज ऑफ स्कार्सेस रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। उस गतिविधि को आर्थिक गतिविधि कहा जाता है जो मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दुर्लभ साधनों के उपयोग से है। मतलब इसमें आर्थिक गतिविधियाँ वो होती है जैसे मानव की जो भी आवश्यकता है उनको पूरा करना है, लेकिन हमारे पास जो साधन है वो बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, तो उनका उपयोग किस तरह से करना है वो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में बताया जाता है। काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के कितने प्रकार होते हैं। पहला आता है प्रोडक्शन, उत्पादन। प्रोडक्शन इज दैट इकोनॉमिक्स एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू इंक्रीजिंग द यूटिलिटी और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अंडर which it is study how money is produced and by what mean। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं एवं सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य बढ़ाने से होता है। उत्पादन अर्थशास्त्रियों का एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है किस प्रकार धन का उत्पादन कैसे होता है और किस माध्यम से होता है। प्रोडक्शन में हमारा बेसिकली ये चीज़ आती है कि जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं
हम उसकी उपयोगिता को कैसे बढ़ा रहे हैं, उसका प्राइस कैसे बढ़ा रहे हैं, और हम अपना जो मनी है उसको किस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं और किस माध्यम से हम पैसा कमा रहे हैं। सेकंड आता है हमारा कंजम्पशन यानी कि उपभोग। कंजम्पशन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू द यूज ऑफ यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव नीड्स। एक्टिविटी लाइक ईटिंग ब्रेड, ड्रिंकिंग मिल्क एक्सेट्रा आर कॉल्ड कंजम्पशन। उपभोग वह आर्थिक गतिविधि है जो व्यक्तियों और सामूहिक आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता के उपयोग से संबंधित है। रोटी खाना, दूध पीना जैसी गतिविधियां उपभोग कहलाती है। उपभोग का मतलब ये हो गया कि इंसान जो भी चीज़ को अपना यूज़ कर रहा है अपनी सेटिस्फेक्शन यानी कि अपने आप को संतुष्ट करने के लिए जिस भी चीज़ का उपभोग कर रहा है वो हमारी क्या आती है, वो कंजप्शन के अंदर आती है। फिर आता है हमारा थर्ड नंबर पर एक्सचेंज, विनिमय। Exchange is the action which is related to the buying and selling of the means of production of a commodity. Their buying and selling is mostly done through currency. This process is also called price determination. विनिमय वह क्रिया है जो किसी वस्तु के उत्पादन के साधनों की खरीद बिक्री से संबंधित है। इनकी खरीद बिक्री अधिकतर मुद्रा के माध्यम से होती है। इस प्रकार को मूल्य निर्धारण भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को मूल्य निर्धारण भी कहा जाता है। अब इसका मतलब हमारा ये हो गया कि जैसे हमने प्रोडक्शन किया तो जिसने प्रोडक्शन किया उस वस्तु को वो बेचेगा और जिसको उसको यूज़ करना है, उपभोग करना है, वो उसको खरीदेगा। तो वो एक्सचेंज हमारा विनिमय में होता है, यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्शन है या कमोडिटी जो भी हमारी है तो उसको हम खरीदते हैं, सेल करते हैं और वो सब हमारा एक्सचेंज के अंदर आता है। और ये सब किसके रूप में होता है, करेंसी में होता है। करेंसी के थ्रू हमारा ये किया जाता है और इसी को हम प्राइस डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। प्राइस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब जो हमारी कीमत है उसको दो तरह में बांटा जाता है, दो भागों में। पहला होता है हमारा प्रोडक्ट प्राइसिंग, उत्पाद मूल्य निर्धारण। अंडर दिस द प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ द कमोडिटी इज डन अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशन। जो हमारा प्रोडक्ट प्राइसिंग होता है इसमें बाजार की जो विभिन्न दशाएं हैं, बाजार में हमारा क्या चल रहा है क्या नहीं, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है। फिर आता है फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग में अंडर दिस द डिटर्मिनेशन ऑफ रिवॉर्ड्स और फॉर वेरियस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा इज एक्सप्लेन्ड। दिस सेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टर प्राइसिंग में आपका ये आता है जैसे आपने कोई चीज़ बनाई है उसमें आपका लैंड, आपका लेबर कितना लग रहा है, आपकी कैपिटल कितनी लग रही है, इन्हीं सभी चीज़ों को जितने भी इसके उत्पादन में जितने भी आपके साधन यूज़ किए गए हैं उन्हीं सब की व्याख्या करके आपका प्राइस इसमें फिक्स किया जाता है फैक्टर प्राइसिंग में। मतलब प्रोडक्ट प्राइसिंग हमारा मार्केट बेस हो गया और फैक्टर प्राइसिंग हमारा जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं उन सबको ध्यान में रखकर किया गया है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है हम इसको समझते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र। द वर्ड माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोज। जो हमारा माइक्रो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड यानी कि मिक्रोज से लिया गया है जिसका मतलब होता है स्मॉल यानी कि छोटा। दस माइक्रो इज रिलेटेड टू स्मॉल यूनिट्स। इस प्रकार जो सूक्ष्म हो गया माइक्रो हो गया उसका मतलब क्या हो गया, छोटी इकाइयाँ। इन अदर वर्ड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स स्पेसिफिक इंडिविजुअल, फैमिली, फर्म्स, इंडस्ट्रीज, स्पेसिफिक वर्कर्स एक्सेट्रा आर एनालाइज्ड। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्तियों, परिवारों, फर्मों, उद्योगों, विशिष्ट श्रमिकों आदि का विश्लेषण किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड प्राइस थ्योरी। इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें सबसे पहले आता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स यानी कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक होता है उसमें हम व्यक्तिगत इनकम यानी कि इंडिविजुअल की जो इनकम है उसके बारे में और प्रोडक्शन और उसका कंजप्शन इन सब के बारे में है, इन सब की सहायता से हम इसमें अध्ययन करते हैं। और समूह और व्यापारिक स्थितियों से इसका मतलब नहीं होता है, इसमें केवल इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा जाता है। दूसरा आता है एब्सेंस ऑफ इफेक्ट ऑन होल इकोनॉमी।
संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अभाव। इसका मतलब ये हो गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक में एक इकाई का रूप इतना छोटा होता है कि उसके द्वारा किए गए परिवर्तन का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब एक आदमी है, उसकी आय बढ़ रही है या घट रही है, वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है या कंजप्शन ज़्यादा कर रहा है, तो उसका पूरी इकोनॉमी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर आता है अजम्पशन ऑफ स्टेशनरी इकोनॉमी, स्थिर अर्थव्यवस्था की धारणा। माइक्रो इकोनॉमी में किसी एक इकाई के आर्थिक व्यवहार की जांच और विश्लेषण करते समय देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित घटकों, जैसे हमारा नेशनल इनकम हो गया और कीमतों का स्तर हो गया, देश की कुल पूंजी विनियोग हो गया, टोटल सेविंग कितनी है, सरकार की आर्थिक नीति क्या है, इन सभी चीज़ों को स्थिर यानी कि फिक्स मान लिया जाता है। उसके बाद बाकी चीज़ों में हम अध्ययन करते हैं। फिर आता है प्राइस थ्योरी, मूल्य सिद्धांत। कुछ अर्थशास्त्री इसे कीमत सिद्धांत का नाम देकर बताते हैं कि इसके अंतर्गत मांग और पूर्ति द्वारा विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निर्धारण किए जाते हैं, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे इसमें चीज़ों के हम प्राइस फिक्स करते हैं। अब आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक, समष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है? मैक्रो फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज मैक्रोज विच मीन बिग। Thus macro is related to a large group. Hence in macroeconomics, group related to the entire economy like national income, national savings, national investment, total employment, total production and journal price level etc. are studies. तो मैक्रो जो है वो भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, मैक्रोज से बना हुआ है वो, जिसका मतलब होता है बड़ा। इस प्रकार मैक्रो एक बड़े समूह से संबंधित होता है। माइक्रो में हमने छोटी इकाइयों को पढ़ा था, मैक्रो में हम बड़ी इकाइयों को पढ़ते हैं, बड़े समूह से संबंधित होता है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। जो हमारा माइक्रो था, माइक्रो इकोनॉमिक में हमने पढ़ा था कि वो एक इंडिविजुअल से संबंधित होता है, लेकिन ये क्या है, ये पूरी ही इकोनॉमी यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। जैसे इसमें हमारी राष्ट्र की आय, राष्ट्र की बचत, राष्ट्रीय निवेश, कुल रोजगार, कुल उत्पादन और सामान्य मूल्य स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र में हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं कि कुछ चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय और रोजगार का निर्धारण किस प्रकार से होता है, सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण किस प्रकार से होता है, इन्फ्लेशन किन कारणों से होती है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है हमारा महंगाई। समष्टि अर्थशास्त्र एक और विशेष और महत्वपूर्ण शाखा जिसका अभी हाल ही में विकास हुआ है, आर्थिक विकास का सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत आर्थिक विकास की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न साधनों के आय के कुल भाग का निर्धारण किस प्रकार होता है। जब मजदूरी, लाभ, ब्याज व लगान का निर्धारण करते हैं तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय बन जाता है। लेकिन राष्ट्रीय आय में इतना सापेक्ष अंश जानते समय समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता है। तो ये था हमारा माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। थैंक यू।